माय डियर स्टूडेंट्स, स्कूल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि यह चैनल एजुकेशनल चैनल है, जिसमें मैं आप सभी को एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ाऊँगा और जिसके तहत आप सभी को कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की भूगोल विषय को पढ़ाया जाएगा। और सिर्फ भूगोल ही नहीं, बल्कि हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक विषय को मैं पढ़ाऊँ और आप सभी के लिए निश्चित रूप से यह मददगार साबित होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम जितने भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही रहते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि एनसीईआरटी के ही टोटल क्वेश्चंस रहते हैं। अतः यह चैनल स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ उन सभी छात्र छात्राओं को भी लाभ दे सकेगा जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, विशेषकर वैसे छात्र जो सामाजिक विज्ञान से हैं। अतः मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी को रेगुलर सामाजिक विज्ञान की वीडियो मिल सके। दोस्तों, आप सभी से मेरी बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं रेगुलर वीडियो दे सकूं, और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो आइए अब हम आज के इस पहले क्लास में कक्षा 6 के भूगोल को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सौर मंडल में पृथ्वी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के पश्चात आकाश को देखना बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल, क्योंकि उस समय क्या होता है कि सूरज डूबने लगता है और डूबने के बाद थोड़ा बहुत अंधकार छाने लगता है, यानी कि शाम का समय होने लगता है। तो आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाती है। अब क्यों बढ़ती है आपको पता ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे अंधकार होता जाता है, अंधकार बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इन तारों की संख्या बढ़ती जाती है। तो आप इनकी गिनती नहीं कर सकते। जैसा कि सभी जानते हैं कि तारे अनंत होते हैं और उनकी गिनती हमारे बस की बात नहीं। तो संपूर्ण आकाश क्या होता है कि ऐसी कई छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो काफ़ी चमकीली दिखती हैं, है ना। वो मतलब जस्ट उनके अंदर काफ़ी चमक होता है। और कुछ ऐसे तारे दिखते हैं जो काफ़ी धुंधले दिखते हैं, है ना। यानी कि बहुत ही गौर से देखेंगे तो आपको उसकी रोशनी दिखेगी। तो ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में किसी ने हीरे जड़ दिए हों। इनमें से कुछ ऐसे तारे आप देख सकते हैं जो कि टिमटिमाते हुए दिखते हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टिमटिमाना का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिनके प्रकाश में वाइब्रेशन होता रहता है, यानी कि कंपन होता है, कभी ज़्यादा और कभी हल्का, उस तरह की स्थिति को हम टिमटिमाना कहते हैं। लेकिन आप उनको जब बहुत ही गौर से देखेंगे तारों को, तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ तारे, है ना, कुछ ऐसे तारे हैं जो इन टिमटिमाहट वाले तारों से बिल्कुल अलग हैं, है ना। तो ये बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो जी हाँ, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि इनकी जो चमक होती है वो चंद्रमा के समान इनकी चमक होती है ना। इनकी चमक चंद्रमा के समान होती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो टिमटिमाहट वाला नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, है ना। यानी कि तारों के साथ साथ हम रात में चंद्रमा को भी देखते हैं। तो
यह क्या होता है ना, चंद्रमा आप अक्सर देखते होंगे कि चंद्रमा का जो आकार है वो हर रात अपना बदलता रहता है ना। और वो अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। कभी काफ़ी लार्ज दिखता है तो कभी इतना छोटा दिखता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, मतलब जस्ट एक रिंग के समान दिखता है। ठीक है ना। तो आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं, है ना। यानी कि हर महीने में हम एक बार ही चांद के गोल स्वरूप को, पूर्णतः गोल स्वरूप को, और काफ़ी मतलब अ, बड़े रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस रात को, जिस रात को चंद्रमा काफ़ी बड़ा दिखता है, तो इस रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, है ना। तो पूर्णिमा को, जिसको हम लोग इंग्लिश में फुल मून भी कहा जाता है, फुल मून डे कहते हैं उसको, जिस दिन पूर्णिमा लगता है। ठीक है ना। तो 15 दिन के पश्चात आप इसे नहीं देख सकते। यानी कि जैसे ही 15 दिन बीतता है, तो 15 दिन बीतने के बाद चंद्रमा को बिल्कुल आप नहीं देख सकते। तो जिस दिन, यानी कि दिन की बात नहीं है, मतलब रात की बात है। ऐसे चंद्रमा तो दिन हो या रात हो, किसी भी समय निकला रहता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण हमें नहीं दिखता। तो उस रात को, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता, है ना, एकदम नहीं दिखता, तो उस रात को हम लोग अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक है ना। तो अमावस्या की रात, यानी कि उसको हम लोग इंग्लिश में नो मून डे के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी रात में अगर आसमान बिल्कुल साफ है, यानी कि अमावस्या की रात को आसमान साफ होने का आशय ये है कि उस रात आसमान में बिल्कुल बादल नहीं हो, है ना, या न के बराबर हो, तो आप आसमान का अवलोकन क्या कर सकते हैं कि बेहद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये कि उस रात अगर चंद्रमा नहीं निकला रहता है, तो चंद्रमा का जो प्रकाश निकलता है, तो चंद्रमा के प्रकाश से बहुत सारे तारे आप देख नहीं पाते हैं। बहुत सारे तारे मतलब उनके प्रकाश उसके प्रकाश के आगे छिप जाता है ना। तो उसका अवलोकन हम ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अमावस्या की रात होती है, तो उस रात को आसमान अगर बिल्कुल स्वच्छ है, तो उस रात को हम लोग अच्छे तरीके से आसमान को देख सकते हैं। यानी कि आसमान में जितने भी तारे निकले हुए हैं, उन तारों को हम सही तरीके से देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से अब तो चूँकि हम लोग काफ़ी बड़े हो गए हैं, जो मतलब बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोग अपनी पढ़ाई ये क्या कहते हैं, बड़े क्लास में करते हैं या कुछ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो तो जानते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इस बात का आश्चर्य होता है, और बिल्कुल आश्चर्य होता ही है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा प्रश्न जब मैं भी छोटा था, तो मेरे मन के अंदर भी होता था कि ये रात में चंद्रमा दिखाई देता है, इतने तारे दिखते हैं, दिन के समय में क्यों नहीं दिखते, है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है, अपना प्रकाश है उसका, है ना, तो उसका इतना तेज प्रकाश है कि उस तेज प्रकाश के कारण रात में चमकने वाले जितने भी तारे हैं या अन्य जो जो वस्तु है जो रात में हमें आसमान में दिखाई देता है, वो हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना। तो यही वजह है नहीं देखने का, यानी कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। तो इसमें कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, बस सीधा साधा लॉजिक है कि सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज है, जिसके चलते हम लोग नहीं देख पाते। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, है ना, सूर्य को भी ले लेते हैं, चंद्रमा को भी, और वे सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। ठीक है ना। मतलब रात के समय में जो आप देखते हैं तारों को,
उनको भी ले लेते हैं, चंद्रमा को भी ले लेते हैं, और सूर्य को जो आप दिन में देखते हैं, वो जितनी भी चमकने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है ना। तो खगोलीय पिंड को हम लोग आकाशीय पिंड के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही बड़े आकार के होते हैं और वे काफ़ी गर्म होते हैं, है ना। गर्म इतने होते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसका, जैसे कि मैं सूरज की ही बात कर रहा हूँ, सूरज का ही टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो उसका वो इतना गर्म होता है कि उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े आकार के होते हैं और वे गर्म होते हैं, और उनका जो निर्माण हुआ रहता है वे कई गैसों से बने होते हैं। तो इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, और जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि आपके नज़दीक, यानी कि हम जिस धरती पे रहते हैं उस धरती के नज़दीक सबसे जो मतलब नज़दीक का जो तारा है वो आप सूर्य को कहते हैं, है ना। हम लोग सूर्य को जानते हैं कि सूर्य धरती के सबसे करीब का तारा है। अब तारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका भी अपना प्रकाश है, इसका भी मतलब इसकी भी अपनी ऊष्मा है, जो वो मतलब बहुत ही बड़े मात्रा में उत्सर्जित करता है ना। यूँ कहिए कि सूरज से जो प्रकाश हमें मिलता है, जो हमें गर्मी मिलती है, उस गर्मी और प्रकाश, अनुकूल गर्मी और अनुकूल प्रकाश जो मिलता है, इस वजह से हमारी धरती पे जीवन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी जीवन मिलता है ना। धरती पे तो जीवन है ही, साक्ष्य का मिलना है। ठीक है। तो कुछ खगोलीय पिंड, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं था, तो जस्ट इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है ना। मतलब जो भी मतलब जिसका अपना प्रकाश होता है, जो जिसकी अपनी ऊष्मा होती है ना, तो ये तारे कहलाते हैं, और तारे काफ़ी बड़े होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है ना। तो जो हम लोग रात में जो भी तारे देखते हैं आसमान में, वो जस्ट एक सूरज के समान ही है। जैसे हमारे करीब, हमारी धरती के बहुत ही करीब सूरज है, तो सूरज भी एक तारा है, और रात में जो जितने भी तारे निकले हुए हैं वो सब भी एक प्रकार से तारे हैं अथवा सूर्य हैं, है ना। लेकिन हमसे बहुत ही अधिक दूर हैं, है ना। हमसे वे इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि दूरी के कारण वे इतने छोटे दिखते हैं, और उनकी ऊष्मा या प्रकाश को हम बिल्कुल अनुभव नहीं कर पाते हैं, है ना। शायद यही वजह है कि उनका न हमें प्रकाश मिल पाता है, न उनकी ऊष्मा मिल पाती है, क्योंकि वो काफ़ी हमसे दूर हैं, और इसी दूरी के कारण वे इतने छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने ज़रूर ये केयर किया होगा कि अगर कुछ दूरी से देखने पे सभी वस्तुएं छोटी दिखाई दे पड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी बहुत ही ऊंची इमारत पे आप खड़े हों, और नीचे जब आप देखते हैं तो नीचे देखने पर जितने भी ट्रांसपोर्ट्स चलते हैं रोड पर, है ना, जो भी गाड़ियां जो चलती हैं वो काफ़ी छोटी दिखाई पड़ती हैं, लगता है कि कोई खिलौना है। ठीक उसी तरह से अगर आप नीचे से अगर आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ को अगर आप देखते हैं तो वो भी काफ़ी छोटा दिखाई देता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम दूर से अगर किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि आपने
बचपन में एक गेम खेला होगा जिसमें जैसे किताबों में ही मिलता था, मैगजीन में आता था या फिर न्यूज़पेपर में ऐसा आता था, जिसमें कि कई बिंदुएं रखी डाली गई रहती हैं और उन बिंदुओं पे नंबरिंग किया रहता था 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो उन बिंदुओं को नंबर के अकॉर्डिंग हमें उसको मैच करना रहता था, और मैच जैसे हम लोग करते थे तो वैसे कोई ना कोई आकृति बन जाती थी, चाहे वो कोई कार्टून का हो, चाहे वो किसी एनिमल का हो, कुछ भी बन जाता था। तो जस्ट वही चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप जब रात में आकाश को देखेंगे तो कुछ ऐसे तारे दिखेंगे जिनको मतलब जस्ट आप इमेजिन करेंगे, उसको मैच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई आकृति बन गया। तो ये क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है ना। कई नक्षत्र होते हैं हमारे मतलब आकाश में, तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है ना। तो ये जस्ट ऐसे नक्षत्र बहुत सारे हैं, लेकिन अर्सा मेजर या बिग बियर जो है एक नक्षत्र मंडल है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। और सबसे आसानी से, सबसे सरलता से अगर आप नक्षत्र मंडल को पहचान लेंगे तो वो नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, ठीक है ना। 7 स्टार का ये ग्रुप है, 7 मतलब ये तारों का समूह है, ठीक है ना, जो कि अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है, ठीक है। अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है, जिसे आप जस्ट लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं संकेतक तारे जहां लिखा हुआ है उसी की बात मैं कर रहा हूं। वो सप्तऋषि है, इसे आप काउंट करें, आप पाएंगे कि ये 7 तारे हैं, है ना। तो ये 7 तारे हैं। तो ठीक अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, है ना, जो भी अगर आपके परिवार में या पड़ोस में अगल बगल में कोई अगर व्यक्ति मिलता है तो उससे आप ये कहिए कि वो आपको पहचान कराए, नक्षत्र मंडलों को दिखाए, ठीक है ना। जैसे कि जिनको जानकारी हो तो, है ना, ऐसा नहीं कि जिसे बिल्कुल जानकारी नहीं हो, वैसे लोग से अगर आप हेल्प लेंगे तो आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्राचीन समय में, पहले के समय में क्या होता था कि लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिन में अगर हमें दिशा निर्धारण करना हो और तो सूर्य के माध्यम से हम लोग दिशा निर्धारण कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम देखते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो समय के हिसाब से हम ये निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है, यानी कि सूर्य के मुताबिक सूर्य को अगर हम देख लेते हैं कि किस दिशा से सूर्य निकलता है तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं, चारों दिशाओं का पता लगा सकते हैं। लेकिन समस्या तब आती थी जब रात हो जाती है। आज तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आज तो रात में भी हम लोग दिशा निर्धारण बता सकते हैं नए जगह पर भी, क्योंकि हमारे पास दिक्सूचक यंत्र होता है जिसको कंपास कहते हैं। तो कंपास के मदद से हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें पहले के लोग आखिर रात में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, क्योंकि उस समय तो कंपास होते नहीं थे। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। यहाँ पे मैं एक तारे की बात करना चाहता हूँ जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है ना। इसको पोल स्टार भी कहते हैं, ध्रुव तारा। तो यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है, वह अपने मतलब बिल्कुल एकदम उत्तर दिशा में, है ना, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में। यह आप देख सकते हैं इस तारे को। तो यह क्या है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की पोजीशन को जान सकते हैं। जैसे चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी।
तो आइए हम लोग इस चित्र से समझते हैं कि इस चित्र में आखिर क्या ऐसा चीज़ बता रहा है, कैसे हम पहचान करेंगे कि ध्रुव तारा कौन सा है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये एक सप्तऋषि तारा का समूह है, जिसको मैंने बताया। यहाँ आप देखिए कि एक बच्ची की दृष्टि बिल्कुल एकदम सीधी जा रही है, ध्रुव तारा को वो देख पा रही है। तो कैसे देख पा रही है? क्योंकि उसे पता है कि सप्तऋषि तारा जो है, 7 तारों का जो समूह है, उसके सबसे निचले 2 तारों को वो देखती है ना। सबसे निचले 2 तारे को वो देखती है और उसी सीध में वो देखती है। तो उसी सीध में जब वो देखती है तो ठीक इसके उसी सीध में तो आप देख रहे हो कि सीधे वो लाइन जा रहा है और लास्ट में सीधे उत्तर दिशा में वो ध्रुव तारा की तरफ जा रहा है। यानी कि इस माध्यम से हम लोग ध्रुव तारा को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। संकेत यहाँ आप देख सकते हैं कि ध्रुव तारा संकेतक तारे 2 तारे जो हैं, उस 2 तारे से सीधे जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं, 3 तारे और दिख रहे हैं जो कि हल्के मध्यम रोशनी वाले हैं। तो जस्ट उसके बगल से एक बीच वाला जो तारा है, उसके बगल से ही यह काल्पनिक रेखा खींची गई है जो कि ध्रुव तारा तक पहुंचती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव तारा को हम कैसे देख सकते हैं, सप्तऋषि के माध्यम से, है ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सप्तऋषि समूह की पहचान होना, है ना। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप सप्तऋषि को पहचान लेते हैं तो निश्चित रूप से ध्रुव तारा को आप देख पाएंगे। तो यहाँ कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं आसमान में जिनका बिल्कुल अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी ऊष्मा नहीं होती, यानी कि वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं, है ना। तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस धरती पे हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, प्लैनेट है, और उस प्लैनेट पर का भी अपना प्रकाश नहीं है, हमारी धरती का भी अपना प्रकाश नहीं है। तो ग्रह को हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, ठीक है ना। प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब हुआ कि चारों तरफ घूमने वाला पिंड, ठीक है ना, जो चारों ओर घूमता हो, यानी कि जो प्लैनेट जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। हमारी धरती भी घूमती रहती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी धरती के दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक मूवमेंट होता है जो कि जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं और एक मूवमेंट होता है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन का मतलब हुआ कि जो 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगा लेती है तो वो रोटेशन अपने ही अक्ष पे जो घूमती है। और रेवोल्यूशन का अर्थ होता है कि जो जब सूर्य के चारों तरफ वो घूमती है तो वो रेवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, यानी कि पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है बल्कि सूर्य से ही हम ऊष्मा को प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ये मैं आपको पहले भी इस लेसन में ऊपर में बता चुका हूँ कि सबसे नज़दीक का जो तारा होता है वो क्या होता है? वो धरती के सूर्य है ना। तो पृथ्वी को बहुत ही अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यानी कि अगर चंद्रमा पर हम जाते हैं, है ना, चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखते हैं तो ठीक पृथ्वी भी हमारी वैसे ही दिखेगी जैसे हम धरती से चंद्रमा को देखते हैं। तो आप देखते होंगे कि धरती से जब चंद्रमा को देखते हैं तो ऊपर दिखाई देती है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि जब हम चंद्रमा पर जाएंगे तो पृथ्वी नीचे दिखाई देगी, क्योंकि नीचे तो आप देखिएगा तो नीचे तो चंद्रमा की धरती दिखाई देगी, यानी कि जिस पे हम चंद्रमा पर अपने पैर को रखते हैं वो धरती दिखाई देगी। लेकिन वो हमारी जो धरती है यानी कि पृथ्वी, तो पृथ्वी को आप
जस्ट ऊपर में देख सकेंगे, है ना। लेकिन पृथ्वी कैसी दिखेगी, चंद्रमा के जैसे प्रकाश वाली नहीं दिखेगी, पृथ्वी नीले कलर की दिखती है। अब नीले कलर की क्यों दिखती है, तो आपको पता ही है कि पृथ्वी पर पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, ओशन है, समुद्र है। तो समुद्र के कारण उस पर जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि जो परावर्तित होकर प्रकाश हमारे आँखों में आता है, तो उस तरह से हम लोग पृथ्वी को नीला कलर में देख पाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो ये क्या कहते हैं इसका सीरीज था, ये आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। और चैप्टर को, इस सीरीज को ख़त्म करने से पहले मैं एक रोचक तथ्य बताना चाहूँगा। जैसे बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। अब छल्ले क्या हैं, अब मैं बता देना चाहूँगा कि जो आप जैसे कि बृहस्पति ग्रह को, शनि ग्रह को आप देखें, शनि को अक्सर शनि में दिखाता है या बृहस्पति में दिखाता है, तो चारों तरफ एक गोल आकृति वाला एक छल्ला दिखाई देता है। तो ये छल्ले क्या हैं, तो ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं, है ना। मतलब ये छल्ले कैसे बनते हैं, तो ये कई प्रकार के पदार्थों से के मिलने से एक पट्टी का निर्माण होता है, छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों का निर्माण होता है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि हम अपने नेक्ड आई से हम लोग इन छल्लों को नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसके लिए स्पेशल किस्म के दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वैज्ञानिकों के पास होती है, हमारे पास नहीं। तो चलिए ठीक है, तो कैसा लगा आपको यह अंक यानी कि यह सीरीज़, और फिर आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। और इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे सीरीज के साथ, इसी चैप्टर के दूसरे सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।